ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटी फर्स्ट ईयर के लिए, उसका पार्ट 19 सॉल्व करेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, आपको अपने मोबाइल फोन को गूगल में सर्च करना है ग्लोबल आईटी। जैसे ही सर्च करेंगे आपको पहली ये वेबसाइट मिलेगी globalit.org के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे होम हमारे बारे में, ये बेट आईटीआई कोर्स से सारे ऑप्शन आपको सामने दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको जो आईटीआई कोर्स है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको मोबाइल फोन है ना, तो ये सब ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे। कैसे आएंगे, इसके लिए आपको राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट लाइन दिख रही है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे वहां क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप आईटीआई कोर्स पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फिटर थ्योरी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। यहाँ 2 ऑप्शन होंगे, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह से नया टैब आपके सामने होगा, नीचे हमें स्लाइड करना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ। यहाँ पे 4-5 पार्ट अपलोड है, आप जिस पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो ये वाला आपके सामने देखिए डाउनलोड हो गया। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये होगी पीडीएफ की बात। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका वी निर्देश 32A46, ठीक है, 32A46 H8V है। तो इसमें ए क्या दर्शाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या चीज दिया हुआ है इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। हमें दे रखा है, एक संख्या दे रखी है। हाँ ठीक है, संख्या में क्या है हमारे पास 32, ठीक है, उसके बाद ए लिख रखा है, ठीक है, उसके बाद 46 लिख रखा है, उसके बाद एच लिख रखा है, फिर 8 लिख रखा है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या है वी लिखा हुआ है। और पूछ रखा है कि यहाँ पे जो ई है वह क्या दर्शाता है। हम लोग सबके बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए वी है 32A46 कुछ में लास्ट में भी संख्या होती है, इसमें लास्ट वाली संख्या नहीं दी हुई है ना, तो लास्ट वाली भी संख्या होती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दी होती है। कुछ में एक संख्या और यहाँ पे कुछ ना कुछ और वर्ड दे देगा, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें इतना ही दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो पहला वाला वर्ड होता है ना, जो पहली संख्या होती है, कह लीजिए यह जो होता है उत्पादक द्वारा या मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपना समझने के लिए कोड दिया होता है। तो जनरली आपसे एग्जाम में कभी भी पहला वाला नहीं पूछेगा, मैन्युफैक्चरर के द्वारा अपने लिए कोड बनाया गया होता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है जो किसी पार्ट को बना रहा होता है, ठीक है, उत्पादन कर रहा होता है, तो इससे मतलब नहीं है। फिर यहाँ से जो जस्ट इसके बाद वाला अक्षर शुरू होता है ए, तो यह किसको डिनोट करता है, तो यह जो होता है डिनोट करता है टाइप ऑफ अब्रेसिव को। किसको, जो ए है हमारा, यह डिनोट करता है टाइप ऑफ अब्रेसिव। देखिए ग्राइंडिंग में क्या है, अब्रेसिव का मतलब जो हमारी ग्राइंडिंग व्हील होती है, जो ग्राइंडर होता है, वह कई छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील होता है कई तीक्ष्ण धार वाले छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में चिपका करके, इनको ऐसे कई सारे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, जो तीक्ष्ण धार वाले हमारे छोटे छोटे अब्रेसिव पार्टिकल है ना, अब ये तो अब्रेसिव पार्टिकल हो गए। अब इनसे व्हील कैसे, इसे व्हील के रूप में कैसे बनाया जाए, तो इनको आपस में चिपकाया जाता है, चिपका करके इसे व्हील के रूप में बनाया जाता है, पहिए के रूप में, व्हील के रूप में ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है इन अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में चिपका करके। तो एक तो अब्रेसिव पार्टिकल हो गया, दूसरा क्या हमें चाहिए होगा, इनको चिपकाने वाला, जिसे बॉन्ड या बाइंडर बोलते हैं, जो इन अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका करके रखता है। ठीक है, तो इन्हें आपस में चिपका करके क्या बना लिया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील बना लिया जाता है। और इनके जो होते हैं तीक्ष्ण धार होती है। ठीक है, जब यह ग्राइंडिंग व्हील से, जैसे ग्राइंडिंग व्हील आपका नया है, नया पे जिस तरह से वो काम कर रहा होगा वह छोटा हो जाएगा, जब घिस घिस के पुराना हो जाएगा तब भी वो वैसे ही काम करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस तरह से कई सारे क्या तीक्ष्ण धार वाले अब्रेसिव पार्टिकल से मिलकर के बना है चिपका करके। तो मान लीजिए ऊपर वाली लेयर क्या होगी, धीरे धीरे काम करते करते पार्ट को घिसते खींचते ये ऊपर वाली लेयर धीरे धीरे घिसती जाएगी, घिसते 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 क्या होगा, इसकी लेयर खत्म हो गई। अब हमारा ये जो अब्रेसिव पार्टिकल है ना, अब ये घिस चुका है, इसकी धार खत्म हो गई। तो क्या होगा, एक सेकंड यहाँ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, वीडियो ब्लर हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि यह जो बाद में जब ये ज्यादा घिस जाएगा तो उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, तो यह जो ऊपर वाला अब्रेसिव पार्टिकल है जो घिस चुका है ना, वो टूट करके बाहर गिर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर नीचे जो है फिर से नया वाला सिरा, फिर से नया अब्रेसिव पार्टिकल आ जाएगा, जो कि फिर से नए जैसे कटाई करने लगेगा। तो बार बार यही होता है कि हमारा बार बार अब्रेसिव पार्टिकल क्या होता है, घिसता है, घिसते घिसते जब खत्म हो जाता है तो वह टूट करके वहां से नीचे गिर जाता है, अपना स्थान छोड़ देता है, फिर नीचे से नया अब्रेसिव पार्टिकल निकल करके बाहर आ जाता है। इसलिए जैसे जैसे चाहे जितना भी हमारा व्हील ऐसे बारी बारी छोटा हो जाए, लेकिन बार बार नया नया अब्रेसिव पार्टिकल निकलता जाता है। इसीलिए इसका जो है क्या फिनिशिंग करने की प्रक्रिया नए व्हील पे भी वैसे ही रहता है, पुराने पे भी वैसा रहता है। ठीक है,
तो जो पहला हो गया हमारा टाइप ऑफ अब्रेसिव को दर्शाता है, जो दूसरा यहाँ पे दे रखा है 46, यह किसको दिखाता है हमारा, तो यह बताता है ग्रेड को, टाइप्स ऑफ ग्रेड कह लीजिए या फिर ग्रेड कह लीजिए। ठीक है, टाइप ऑफ अब्रेसिव का मतलब हो गया कि जो अब्रेसिव पार्टिकल है ये कौन से हैं, जैसे ये हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है, ठीक है, सिलिकॉन का होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए से दिखाते हैं, ए दिखाया गया है मतलब टाइप ऑफ अब्रेसिव बता रहा है। ए से क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे जो अब्रेसिव यूज किया गया है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया गया है। ठीक है, डायमंड भी यूज किया जाता है, जनरली हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड ज्यादा यूज होता है। अगर यहाँ पे एस लिखा होता तो किसको दिखाता, सिलिकॉन कार्बाइड को दिखाता। तो जो पहला अक्षर होता है वो डिनोट करता है कि टाइप ऑफ अब्रेसिव की कौन सा अब्रेसिव पार्टिकल यूज किया गया है, आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया गया है या सिलिकॉन कार्बाइड या डायमंड क्या यूज किया गया, उसको ये पहला वाला डिनोट करता है। उसके जस्ट आगे वाला जो है, जो ये 46 ये जो संख्या होती है, यह बताती है ग्रेड को, सॉरी यह बताएगी किसको, ग्रेड, या ग्रेड को नहीं बताएगी, यह बताएगी आपका ग्रेन साइज को। यहाँ पे थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया, 46 है ना, ये किसको बताएगा 46, या ग्रेन साइज या ग्रिड साइज, किसको बताएगा, ग्रेन साइज, या फिर इसको हम लोग ग्रिड साइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड साइज। मतलब जो हमारे अब्रेसिव पार्टिकल हैं इसके जो कण है, मतलब उनका ग्रेन का साइज क्या है, छोटा बड़ा, भाई बड़े बड़े ग्रेन है या छोटे छोटे, कैसा साइज है, तो उसको यह दिखाता है। ठीक है, तो यह 46 दे दिया, इसका मतलब क्या है, यह बताता है कि मान लीजिए कोई छन्नी है, कोई छन्नी है 1 इंच स्क्वायर की, तो कोई हमारी छन्नी बड़ी है तो उसके 1 इंच स्क्वायर में अगर आपका क्या 1 इंच स्क्वायर में जो होल किए गए हैं उन होल की संख्या अगर 46 हो जाए तो बोला जाएगा कि यह जो 46 हो गया, 1 इंच में आपने 46 होल कर दिए। अब उसमें से कोई आप पार्टिकल छान के निकालोगे तो छोटे छोटे कण आपके बाहर गिर जाएंगे, तो उसमें से जो कण निकलेंगे तो उसके जो ग्रेन या ग्रिड साइज को बोला जाएगा क्या, कि 46 नंबर वाला है, ये 46 नंबर का ग्रेन साइज है। इसका मतलब अगर मान लीजिए 10 में बोलो कि 1 इंच में क्या है 10 नंबर वाला है, तो 1 इंच में हमारा 10 होल कर दिया जाएगा। 10 होल करने का मतलब फिर अगर 1 इंच में आपको 46 होल करना है तो छोटे छोटे होल हो जाएंगे, अगर 1 इंच में सिर्फ 10 होल करना है तो बड़े बड़े होल बनेंगे। मतलब इस नंबर की संख्या जितना कम, ग्रेन साइज मतलब अब्रेसिव पार्टिकल के टुकड़े उतने बड़े बड़े, नंबर जितना बड़ा उनका साइज उतना छोटा छोटा। तो यह ग्रेन साइज या ग्रिड साइज को दिखाता है। ठीक है, इसके बाद यह वाला जो आता है ना, यह ग्रेड को दिखाता है। शुरू में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, पहला टाइप ऑफ अब्रेसिव, फिर दूसरा ग्रेन साइज या ग्रिड साइज को, जो ये एच आएगा ना, अब इसके बाद जो अगली हमारे पास वर्ड आया है किसको दिखाता है, ये ग्रेड को दिखाता है। किसको दिखाता है, ग्रेड को दिखाता है। ग्रेड से मतलब है उनके मजबूती से, ठीक है, कि कितना मजबूती से उसने पकड़ रखा अब्रेसिव पार्टिकल को, तो वह ग्रेड होता है हमारा। आई बात समझ में, तो यह क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। तो यह ग्रेड हमारा जो है अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, सबसे मुलायम जो होता है ए ग्रेड, ए से जेड तक दिखाया जाता है ग्रेड को, तो सबसे मुलायम ए ग्रेड वाला होता है, और सबसे मजबूत जो ग्रेड होता है वह जेड ग्रेड होता है। तो ग्रेड के द्वारा दिखाया जाता है। उसके अगला जो है 8 नंबर है, स्ट्रक्चर को बताता है। यह किसको बताता है, यह वाला जो संख्या है किसको बताता है, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर का मतलब है संरचना को। संरचना जनरली हमारी 2 टाइप की होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर को दिखाता है, स्ट्रक्चर मतलब संरचना को। संरचना हमारा 2 टाइप का होता है, एक हमारा डेंस स्ट्रक्चर होता है मतलब सघन, और एक हमारा ओपन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेंस और ओपन, तो यह भी नंबर के द्वारा दिखाया जाता है। 0 से 7 नंबर तक जो रहते हैं, 0 से 7 नंबर तक ये डेंस स्ट्रक्चर में आते हैं, और जो 8 से 14 नंबर तक होते हैं वो ओपन स्ट्रक्चर में आते हैं। डेंस का मतलब है कि जो कण होंगे वो नजदीक नजदीक होंगे, ओपन का मतलब है कण दूर दूर होंगे। बॉन्ड या बाइंडर जो यूज किया गया होगा, बाइंडर मतलब जो बात करके रखता है, चिपकाने वाला पदार्थ एक तरह से बाइंडर, तो वह क्या होगा, वह ज्यादा यूज किया गया होगा, तो फिर कण हमारे दूर दूर होंगे। अगर बाइंडर कम यूज किया जाएगा तो कण पास पास होंगे। तो यह हमारा वही स्ट्रक्चर को दिखाता है। जो लास्ट है हमारा यही दिखाता है क्या, टाइप ऑफ बॉन्ड या बाइंडर। ये जो हमारा वी है ना लास्ट वाला, यह किसको दिखाता है, तो यही हमारा दिखाता है किसको, टाइप ऑफ बॉन्ड, या फिर बाइंडर भी कहते हैं, बांध कर रखने वाला या चिपका कर रखने वाला। देखिए ये बॉन्ड या बाइंडर चिपका कर रखने वाला है, तो इसके चिपकाने की मजबूती कितना है, ये कितना मजबूती से चिपका रखा है, इस चीज को यह ग्रेड डिनोट करता है। बात समझ में आई भाई, पहला
क्या है, ये बता रहा था टाइप ऑफ अब्रेसिव कि हमने कौन सा अब्रेसिव पार्टिकल एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला यूज किया, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज किया, या फिर हमने डायमंड यूज किया, कौन सा अब्रेसिव यूज किया। तो पहला वाला तो भाई मैन्युफैक्चरिंग का कोड हो गया। इसके जस्ट बाद वाला जो ये था, तो दूसरे नंबर पे जो था, तो ये जो दूसरे नंबर पे था हमारा, यही हमारा किसको डिनोट कर रहा था, यही डिनोट कर रहा था टाइप ऑफ अब्रेसिव, क्योंकि हमने कैसा अब्रेसिव यूज किया है। फिर अगला क्या था कि ग्रेन साइज या ग्रिड साइज, कि जो हमने अब्रेसिव यूज किया पार्टिकल वो बड़ा है या छोटा है, उसका साइज क्या है, तो वह ग्रेन साइज या ग्रिड साइज दिखाता है। उसके बाद बारी आती है ग्रेड की, तो ये जो ग्रेड है और टाइप ऑफ बॉन्ड है, इन दोनों को हमें ध्यान देना है कि देखिए ग्रेड से पहले इसको समझिए, टाइप ऑफ बॉन्ड या बाइंडर, तो यह क्या है, तो ये जो अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में चिपका करके रखा गया है, तो जो हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड है या बाइंडर है, या वही चिपका कर रखने वाला पदार्थ है। वी का मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड, किसी विट्रीफाइड बॉन्ड यूज किया गया, साइलैक बॉन्ड यूज किया जाता है, रबर बॉन्ड यूज किया जाता है, तो ये सब बॉन्ड यूज किए जाते हैं अब्रेसिव पार्टिकल को चिपका के रखने के लिए। तो ये हमारा बॉन्ड हो गया, विट्रीफाइड बॉन्ड, वी है मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड यूज किया गया। तो ये जो बॉन्ड यूज किया गया इसकी मजबूती कितना है, यह कौन बताता है, तो यह ग्रेड बताता है। यह जो ग्रेड होता है यह बताता है कि जो विट्रीफाइड बॉन्ड यूज किया गया है या जो भी बॉन्ड यूज किया गया है उसकी मजबूती कितनी है, तो उसके लिए यह ग्रेड बताता है। स्ट्रक्चर का मतलब बताया जाएगा कि जो अब्रेसिव पार्टिकल हमारे व्हील बनाने में यूज हुए हैं, तो पार्टिकल नजदीक है मतलब पास पास है या दूर दूर है। अगर 0 से 7 नंबर तक यूज किया जाएगा तो सघन होंगे, डेंस होंगे, मतलब अब्रेसिव पार्टिकल पास पास होंगे। और अगर 8 से 14 नंबर यूज किया जाएगा तो वह ओपन स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ये चीज होता है यहाँ पे क्या पूछा था, ए क्या दर्शाता है, तो हम देख रहे हैं ए क्या दर्शा रहा है भाई, ए बता रहा है टाइप ऑफ अब्रेसिव को। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, टाइप ऑफ अब्रेसिव। बाकी भी सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला कह रहा है कंसेंट्रिक चलने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। देखिए जब भी हम नया ग्राइंडिंग व्हील लगाते हैं, कोई ग्राइंडिंग व्हील में थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाता है, उसको लगाते हैं, तो हम उसका ध्यान रखते हैं कंसेंट्रिक चले। कंसेंट्रिक का मतलब कि जो ग्राइंडिंग व्हील है, जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है और जिस शाफ्ट पे ये घूम रहा है भाई, जिस स्पिंडल पे घूम रहा है, ये स्पिंडल और जो ये ग्राइंडिंग व्हील है, दोनों का सेंटर मतलब इसका जो सेंटर है वही रहे, और ग्राइंडिंग व्हील का भी सेंटर रही है, दोनों का सेंटर एक, मतलब दो वृत्त का मैंने एक चीज पहले ही बताई है कि एक वृत्त है, इसका अगर सेंटर है तो दूसरा वृत्त जो है उसका भी सेंटर सेम ही रहे, दोनों का सेंटर एक हो जाता है, तो इस संकेंद्री कहा जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमारा जो स्पिंडल यहाँ लगा हुआ है, स्पिंडल का जो सेंटर होगा वही इस व्हील का भी सेंटर होना चाहिए, दोनों सेंटर सेम रहेंगे तभी हमारा व्हील डायल नहीं रहेगा, वो सही पूर्वक चलेगा, ठीक है। तो ये सही से चले उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो स्पिंडल का सेंटर है और उसका सेंटर मतलब दोनों आपस में संकेंद्री हो, तभी हमारा व्हील सही से चल पाएगा। तो एक क्वेश्चन में पूछा कि कंसेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत है, कंसेंट्रिक नहीं है, तो हम कैसे इसको सही कर सकते हैं, वही यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो वह होता है आपका क्या, ट्रूविंग। ट्रूइंग के द्वारा हम सही करते हैं। ट्रूइंग में क्या होता है कि अगर थोड़ी बहुत व्हील के परिधि वगैरह में दिक्कत आई है, तो हम लोग उसको डायमंड रेसर वगैरह के द्वारा, जैसे यहाँ पे डायमंड रेसर देखिए दिखाया गया है, डायमंड रेसर के द्वारा, या फिर स्टार व्हील भी होता है हमारे पास, डायमंड रेसर यूज करते हैं। इसके द्वारा हम लोग क्या, ट्रूइंग और ड्रेसिंग, ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही साथ हो जाती है, ट्रूइंग और ड्रेसिंग। तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके व्हील को सही करते हैं, इसकी परिधि को सही करते हैं, जिससे कि वह कंसेंट्रिक चल सके, स्पिंडल और जो व्हील हो आपस में कंसेंट्रिक रहे, ठीक है। ग्लेजिंग और लोडिंग क्या, दोनों चीजें देखिए हम लोग समझेंगे। लोडिंग क्या है, तो जब हमारे क्या अब्रेसिव पार्टिकल, जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील है तो इसके बीच में क्या, ये अब्रेसिव पार्टिकल से मिला हुआ ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ है, तो जब हम इसे किसी मेटल को घिसेंगे तो मेटल से क्या होंगे, जो चिप्स है वह टुकड़े टुकड़े के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में निकलेंगे, बुरादे के रूप में, आपका चूड़ के रूप में, जो मेटल से जो निकलेगा चिप्स वो चूड़ के रूप में निकलेगा। तो वो क्या होता है, वो इन अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में भर जाता है। अब्रेसिव पार्टिकल है, नुकीला नुकीला है, ठीक है। तो क्या होगा, इनके बीच में जो होगा हमारा क्या होगा, जिस मेटल को हम घिस रहे हैं, जिसकी फिनिशिंग कर रहे हैं, उसके जो कण है निकल करके इस अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में भर जाते हैं, जिससे फिर यह सही से कटिंग क्रिया नहीं कर पाता है। तो जब हमारे यहाँ पे देखिए भर गया, तो हमें क्या लग रहा है कि भाई अब्रेसिव पार्टिकल, अगर इसमें अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में क्या, जिस मटेरियल को हम लोग घिस रहे हैं तो उसके कण भर गए, तो इसमें क्या लोड हो गया एक तरह से। तो इसका मतलब कण भर गया मतलब लोड हो गया, मतलब उसको लोडिंग बोलेंगे। क्या होगा, अब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है, लोडिंग क्या बोलेंगे, जब उसके बीच में चिप्स भर जाएं, मेटल मतलब धातु के चिप्स जो हैं, ठीक है, या कण अब्रेसिव पार्टिकल के बीच, अब्रेसिव पार्टिकल के बीच भर जाएं, तो वही हमारा क्या, लोडिंग कहलाएगी, ठीक है। ग्लेजिंग क्या है, लोडिंग समझ में आया।
जब वो हमारा अब्रेसिव पार्टिकल बीच में भर जाएगा, अब लोडिंग हो गया, अब ये सही से कटाई नहीं करेगा, तब इसको सही कैसे किया जाएगा? तो इसको सही करने के लिए हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। जो ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग, तो यह जो स्टार व्हील ड्रेसर इसको बोलते हैं। देख रहे होंगे स्टार जैसा बना हुआ है, स्टार जैसा बना हुआ है, तो इसको स्टार व्हील ड्रेसर बोलते हैं। क्या? स्टार व्हील ड्रेसर। ये हमारा क्या स्टार व्हील ड्रेसर है। जबकि यहाँ पे व्हील को दिखाते हुए यह जो दिखाया गया है रॉड जैसी लंबी दिख रही है, इसके आगे डायमंड की टिप लगी होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमंड ड्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड ड्रेसर। ये डायमंड ड्रेसर, दोनों हमारा स्टार व्हील ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर दोनों का यूज किया जाता है इन कड़ों को फिर बाहर निकालने के लिए। इसको क्या किया जाएगा? देख रहे हैं स्टार जैसा बना हुआ है, इसको इस ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर चला देंगे तो जो इसके बीच में ये कड़ भरे होंगे वो बाहर निकल जाएंगे और फिर से हमारी ग्राइंडिंग व्हील सही से काम करें। तो लोडिंग को सही करने के लिए फिर ये ड्रेसर यूज किया जाता है, स्टार व्हील वाला या डायमंड वाला। अगर हमारे कोर्स ग्रेन वाले हैं तो स्टार व्हील यूज कर लेंगे, अगर फाइन ग्रेड वाले हमारे पास अब्रेसिव करण है तो उसके लिए भी डायमंड वाला यूज कर लेंगे। हाई ग्रेड हो या फाइन ग्रेड हो तो उसके लिए डायमंड वाला यूज किया जाता है फिर। ठीक है। ग्लेजिंग क्या है? तो देखिए लोडिंग और ग्लेजिंग दोनों ध्यान से समझिएगा। लोडिंग में क्या थे? जो अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में क्या था? जो मेटल जिसको हम लोग घिस रहे थे उसके कड़े, उसके चिप्स निकल करके ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जब भर गए थे और वो कटाई नहीं कर पा रहा था तो उसको लोडिंग बोला गया कि वो उसके बीच में लोड हो गया। ग्लेजिंग कब बोलेंगे? ग्लेजिंग तब बोलेंगे कि जब हमारे अब्रेसिव पार्टिकल, जो ग्राइंडिंग व्हील पे अब्रेसिव पार्टिकल आपस में जोड़ करके बनाए गए हैं, तो अब्रेसिव पार्टिकल क्या हो? अब्रेसिव पार्टिकल घिस जाए लेकिन अपना स्थान ना छोड़े। जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर के अब्रेसिव पार्टिकल क्या थे? तीसरे धार वाले, वो क्या हुए? वो घिस गए। मान लीजिए ऊपर वाला क्या हुआ? ये घिस गया, या अब्रेसिव पार्टिकल हमारा पूरा घिस गया। घिस तो गया, कोई चीज अगर आप अच्छे से घिस देते हैं मेटल को तो चमकने लगता है ना, तो वैसे यहाँ पे यह क्या होगा? यह हमारा अब्रेसिव पार्टिकल घिस गया, घिसने के बाद ये अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है। यह स्थान छोड़ता तो नए कण बाहर निकल आते हैं, लेकिन ऊपर वाला अब्रेसिव पार्टिकल घिस करके अपना स्थान नहीं छोड़ रहा है। तो जब वो घिस जाएगा तो उसकी सतह कैसी होगी? चमकदार हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, भाई बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। तो जब हमारा अब्रेसिव पार्टिकल घिस जाता है और अपना स्थान नहीं छोड़ता है तो उसकी ऊपरी सरफेस ग्राइंडिंग व्हील की चिकनी और चमकदार सतह हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लेजिंग बोलते हैं। इसको भी ड्रेसिंग के द्वारा ही सही किया जाएगा, चाहे ट्रूविंग को हो, ग्लेजिंग हो, लोडिंग हो, सब किसके? इन ड्रेसर के द्वारा ही सही किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा चीजें। नेक्स्ट पे चलेंगे। कह रहा है ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है, कि ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई भी अगर मेटल वगैरह है, तो जैसे भाई आपका पिग आयरन हो, कास्ट आयरन हो, राट आयरन हो, कुछ भी है, तो इन सबों का कोई पेड़ नहीं होता है। जैसे राट आयरन का पेड़ या कास्ट आयरन का पेड़ नहीं आता कि आप जाओगे मार्केट से और पेड़ खरीद लाओगे कि भाई कास्ट आयरन का पेड़ दे दो, आपने लगा दिया, पानी दिया और वो कास्ट आयरन उसमें से निकलने लगा, ठीक है, फल के रूप में कास्ट आयरन आने लगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो कैसे मिलता है हमें? तो यह मिलते हैं हमें खनिज के रूप में। जब कहीं पे चट्टानों वगैरह कहीं पे ऐसी जमीन होती है जहां पे खुदाई की जाती है तो वहां से हमें मिलता है कास्ट आयरन। लेकिन ये भी है, ऐसा भी नहीं कि कहीं आप खुदाई करोगे आपको वहां से नीचे से कास्ट आयरन मिल गया, कहीं आपने खुदाई किया वहां से राट आयरन मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप खुदाई करोगे तो हमें क्या मिलेंगे? कास्ट आयरन के या राट आयरन के लिए, या पिग आयरन, मेन पिग आयरन है, हमें पिग आयरन के क्या मिलेंगे? अयस्क मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? और मिलेंगे, अयस्क मिलेंगे, अयस्क मिलेंगे। अयस्क के रूप में जैसे हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेनाइट, सीडेराइट, ये सब क्या है? ये सब पिग आयरन के अयस्क है। इसमें अयस्क का मतलब अशुद्धि, मतलब पिग आयरन रहेगा कि अशुद्धि भी उसके साथ रहेंगी। तो हम जब चट्टानों के कहीं पे आप कह लीजिए कहीं जमीन में खुदाई की जाती है तो खनिज पदार्थ के रूप में हमें क्या मिलता है? अयस्क मिलता है। अयस्क क्या होगा? मैग्नेटाइट मिल सकता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, सीडेराइट, ठीक है, पायराइट, ये सब मिल सकते हैं। तो उनको जब शुद्ध किया जाता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि होती है, जब उनको शुद्ध करते हैं उन अयस्कों को, इन अयस्कों को क्या किया जाए? जब शुद्ध किया जाता है तो शुद्ध करने पे फिर हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है फिर पिग आयरन या आयरन जो भी है। ठीक है, तो देखिए जब हमें अयस्क हो गए, अयस्क हमें शुद्ध करने पे, तो उस अयस्क को कहां पे हम करेंगे? ब्लास्ट फर्नेस में। उस अयस्क को कहां पिघलाएंगे? तो उसमें से गंदगी जो होगी, जो उसमें अशुद्धियां, गंदगी, वो स्लैग के रूप में बाहर निकल जाती है। तो जो हमारे और अयस्क है इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाते हैं। तो जब ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाया जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा पिग आयरन, कच्चा लोहा। ठीक है, पिग आयरन मिलेगा, कच्चा लोहा मिलेगा। कास्ट आयरन कैसे मिलेगा? तो जब इसी पिग आयरन को, इस पिग आयरन को कहां किया जाए? क्यूपोला फर्नेस में। कहां? कपोला, कहीं कहीं भी लिख देता है क्यूपोला, कपोला फर्नेस भी लिखता है। भट्टी है यार, क्या है? भट्टी है। वो भी ब्लास्ट फर्नेस, वो भी ब्लास्ट भट्टी के नाम से थी। कपोला फर्नेस में किसको गर्म किया जाएगा? पिग आयरन को। किसको?
जब हम पिग आयरन को कपोला फर्नेस में गर्म करते हैं तब हमें मिलता है क्या, कास्ट आयरन। ठीक है, रॉट आयरन कैसे मिलेगा, तो जब हम पिग आयरन को जब हम लोग पिग आयरन को कहां गर्म करें, पुडलिंग फर्नेस में। कहां गर्म करें, पुडलिंग फर्नेस में। जब पुडलिंग फर्नेस में जब पिग आयरन को पुडलिंग फर्नेस में गर्म किया जाता है तब हमें क्या मिलता है, रॉट आयरन मिलता है। तब हमें रॉट आयरन मिलता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आ जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कब हमें ब्लास्ट फर्नेस में जब हम लोग गर्म करते हैं तो पिग आयरन मिलता है, कि कौन से फर्नेस में क्या प्राप्त होता है, तो ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलेगा। अब उस पिग आयरन को अगर हम कपोला फर्नेस में गर्म कर रहे हैं तो कास्ट आयरन प्राप्त होगा, और अगर इसी पिग आयरन को हम लोग क्या करें, पुडलिंग फर्नेस में गर्म कर दे तो हमें रॉट आयरन मिल जाएगा। मैंने याद करने के एक बार तरीका भी बताया था कि क से देखिए कपोला और क से कास्ट आयरन, याद रहेगा, क से कपोला फर्नेस, क से कास्ट आयरन। वैसे ही रॉट आयरन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पिटवा लोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा बोलते हैं। तो प से पुडलिंग फर्नेस और प से पिटवा लोहा, प से पुडलिंग और प से पिटवा। ठीक है, ये दोनों याद हो जाएगा तो फिर पिग आयरन वाला अपने आप पता चल जाएगा भाई ब्लास्ट फर्नेस है। मैलेबल आयरन क्या है, तो यह कास्ट आयरन का एक रूप है। कास्ट आयरन में एक व्हाइट मेटल होता है, तो व्हाइट मेटल को जब हम लोग 30 घंटे तक हीट ट्रीटमेंट करते हैं तब उससे हमें फिर मैलेबल आयरन प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जिससे मैग्नेट भी बनाया जा सकता है, बॉल बियरिंग भी बनाई जा सकती है और कटिंग टूल भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वह हमारे पास क्या है, कोबाल्ट। जो कोबाल्ट होता है, ऑप्शन ए दे रखा है, कोबाल्ट के द्वारा हमारा कटिंग टूल भी बनाया जाता है क्योंकि इसमें रेड हार्डनेस का गुण होता है। ठीक है, कोबाल्ट के द्वारा ये हमारा क्या होता है, अस्थायी चुंबक भी बनाया जाता है जिससे बॉल बियरिंग भी बनाई जाती है। कई बार यह भी पूछता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट का यूज किया जाता है। और अगर अस्थायी चुंबक बनाना हो, अस्थायी चुंबक अगर हमें बनाना है तो अस्थायी मैग्नेट या चुंबक बनाने के लिए हम लोग रॉट आयरन यूज करते हैं। दोनों याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, रॉट आयरन। अस्थायी बनाना है तो कोबाल्ट और अस्थायी बनाना है तो रॉट आयरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि पायराइट अयस्क में कितना तांबा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई हमें जो भी, जैसे तांबा का भी पेड़ नहीं होगा, तांबा हमें अयस्क के रूप में मिलेगा, तो इसके अयस्क का क्या नाम है, पायराइट। मतलब जब खुदाई की जाएगी तो वहां से हमें पायराइट मिलेगा, पायराइट को शुद्ध करेंगे तो उसमें से तांबा मिलेगा। तो यही पूछ रहा कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पे पायराइट अयस्क मिल गया तो उसमें से आपको तांबा कितना मिलेगा, कॉपर कितना मिलेगा। तो उस पायराइट को जब शुद्ध किया जाएगा ना तो उसमें से हमें जो कॉपर मिलेगा, इसमें से जो हमें कॉपर मिलेगा वो मिलता है 32%। कितना मिलता है, 32%। लेकिन यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया है, दशमलव में, तो हम लोग क्या करेंगे 32 में नॉर्मल में बदलने के लिए, दशमलव में परसेंटेज को दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग प्रतिशत, तो मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग हो जाएगा 0.32। ठीक है, तो किससे मिला है, पायराइट से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि दो इसके अयस्क, पायराइट से भी तांबा मिलता है, मैलेकाइट से भी मिलता है। मैलेकाइट से कितना मिलता है, मैलेकाइट से हमें जो है, इससे जो हमें कॉपर मिलता है वो 55% मिलता है। कितना, 55% मिलता है। अगर दशमलव में नॉर्मल बदलना चाहे तो प्रतिशत है तो 55/100 हो जाएगा, 55/100 हो जाएगा 0.55। तो हो सकता है आप लोगों को परसेंटेज वाला पता हो और यहाँ परसेंटेज नहीं दिखे तो डरना नहीं है कि अरे यार तो परसेंटेज दिया ही नहीं। परसेंटेज नहीं दिया तो इसको नॉर्मल बदल लीजिए, कुछ नहीं करना है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, शत का मतलब 100, मतलब इसके प्रति 100 कर दो, तो प्रति 100 कर दिया, हमें पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए, अम्ल का मतलब देखिए इंग्लिश वाला वर्ड देखिए भाई, एसिड। क्या, एसिड। एसिड किसमें भाई हमारा सुरक्षित रहेगा, आप ऑप्शन देखिए, एसिड किसमें रहेगा। आपने देखा होगा मार्केट, देखिए रटने वाली चीज नहीं है, यहाँ पे बस एसिड को पढ़ लीजिए, आप आंसर सही कर ले जाओगे कि मार्केट में एसिड किसमें मिलता है। एसिड हमारा प्लास्टिक की बोतल में डालोगे, प्लास्टिक पिघल जाएगा, प्लास्टिक में तो मिलेगा नहीं, वो शीशे की बोतल में मिलती है। एसिड किसमें रखी रहती है, शीशे की बोतल में रखी रहती है, मतलब लेड। लेड का मतलब शीशा, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि अम्ल के प्रतिरोधी कौन सा है, लेड है, शीशा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने टेलीस्कोपिक गेज या टेलीस्कोपिक गेज है, इसका मैंने इंटरनल पार्ट किसको क्या कहते हैं यह भी ले रखा है, और इसका यूज कैसे कैसे हैं, तीनों फिगर मैंने इसलिए 3 टाइप से ले रखा है। तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज क्या है, तो देखिए हमारे पास एक होता है स्मॉल होल गेज, या जिसे हम लोग हेमी स्फेरिकल गेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्मॉल होल गेज या फिर हेमी, इसी का नाम है हेमी स्फेरिकल गेज। यह जो होता है हमारा, जहां कहीं पे हमें 3 से लेकर के 13 mm तक के होल के साइज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 3 से लेकर के 13 mm तक के अगर होल के साइज को चेक करना, तो इसलिए स्मॉल होल गेज नाम है कि मतलब छोटे होल के लिए उनका अगर व्यास को आपको चेक करना है, 3 से 13 mm तक के होल के व्यास को चेक करना है, तो स्मॉल होल गेज, जिसे हम लोग हेमी स्फेरिकल गेज के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज किया जाता है। लेकिन इसी का बड़ा रूप क्या है? टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का यूज कहां किया जाता है? तो जब हमें 8 से लेकर के 150 mm तक के साइज को चेक करना है। कितना? 8 से लेकर के 150 mm तक के व्यास को चेक करने के लिए, होल के व्यास को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा टेलीस्कोपिक गेज पे। कहीं कहीं पर जो 150 है ना, इसको 152 भी दिया रहता है, तो 1-2 mm दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा, 1-2 mm ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं 152 भी लिख देता है। तो 8 से जनरली 150 mm के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। ये जो फिगर में आपको दिख रहा है टेलीस्कोपिक गेज है। कहां यूज किया जाता है? तो कौन से होल को चेक करने के लिए? तो कहीं अगर कहीं गहराई में कोई होल बना हो, उसके हमें व्यास को चेक करना हो, या कहीं गहराई में स्लॉट बना हुआ हो, जहां नॉर्मल हम लोग वर्नियर कैलिपर या इस टाइप की चीजें हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं गहराई में होगा तो हमारा वर्नियर कैलिपर तो भाई ऐसे सीधा गहराई में जाएगा नहीं। मान लीजिए यह पार्ट है, जैसे यहाँ पर है, इसमें देखिए चेक करके दिखाया गया है कि इसके हमें इंटरनल माप को जानना था। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, यह है टेलीस्कोपिक गेज। सभी ये गहराई में आसानी से चला जाता है, हम ऊपर हैंडल पकड़े रहते हैं, इसको जब घुमा देंगे ना तो ये दबाएंगे, ये देखिए इधर फिक्स है, ये वाला हिस्सा अंदर को दबता है स्प्रिंग के प्रभाव में, इसको दबाएंगे अंदर चला जाएगा, ऊपर से लॉक कर देंगे यहीं रुक जाएगा, फिर इसको होल के अंदर डालेंगे, फिर यहाँ से लूज करेंगे, तुरंत फैल जाएगा, जाकर के सरफेस में टकरा जाएगा, फिर वहां पर हम इसको फिर ऊपर से रहते स्टॉप को इसको घुमा देंगे, फिर ये वहीं पे लॉक हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे। तो उतने साइज में जितना होल का साइज है उस पर टकरा करके वहीं लॉक हो जाएगा। बाहर निकालने के बाद इसको क्या करते हैं? इस तरह से माइक्रोमीटर में बीच में रख करके यहाँ पे रीडिंग पढ़ते हैं। इससे हमें डायरेक्ट रीडिंग नहीं, ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, इससे हमें डायरेक्ट साइज का पता नहीं चलेगा। इसका जो माप होगा उसको निकाल के फिर माइक्रोमीटर पे ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसको माप को पढ़ते हैं कि कितना आखिरकार माप है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? टेलीस्कोपिक गेज। देखिए इसी का अंदर का पार्ट है, ये वाला जो चीज थी, इसी को यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि हमारा हैंडल है जिसको पकड़ते हैं, या प्लंजर लॉक बीच में बोला जाता है, क्योंकि इसको लॉक कर दिया जाता है ना। और देखिए इधर बताया ना, इधर वाला हिस्सा स्प्रिंग के प्रभाव में होता है। तो देखिए अंदर का स्प्रिंग दिखाया गया कि हाथ से दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा, छोड़ेंगे तो बाहर निकल आएंगे, तो ये स्प्रिंग के प्रभाव में होता है। और यह दोनों हिस्सा हमारा जो वस्तु है, देख रहे हैं ना, जिस वस्तु की माप लेने उनके संपर्क में आ रहा है, इसलिए इन दोनों हिस्से को मेजरिंग फेस बोलते हैं कि यह वाला और यह वाला दोनों हिस्सा क्या मेजरिंग फेस है, और ये प्लंजर लॉक का बीच में हमारा। ठीक है, ये देखिए हमारा फिक्स्ड लेग होता है, यह आगे पीछे नहीं होगा, इधर वाला अंदर बाहर होता है, इसीलिए इसको टेलीस्कोपिक लेग कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर, क्योंकि स्प्रिंग के प्रभाव जुड़ा हुआ है या अंदर बाहर होता है दबाने पे। इधर वाला फिक्स रहता है तो फिक्स लेग, और इधर वाला टेलीस्कोपिक लेग या प्लंजर होता है, और ये अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। तो वही चीज यहाँ दिखाया गया कि इसको हमने हाथ से दबाया और यहाँ देखिए ला करके डाल दिया, छोड़ दिया, यहाँ टकरा गया, फिर प्लंजर को ऊपर से लॉक कर लेंगे, इसी पे लॉक हो जाएगा, बाहर निकालेंगे, फिर यहाँ माइक्रोमीटर में ला करके रीडिंग पढ़ लेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? टेलीस्कोपिक गेज होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन डी वाला, मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट, मतलब छेद या स्लॉट के आकार को नापने। ये मैंने बताया कि कहीं गहराई वगैरह में आपके होल के साइज को चेक करना हो या स्लॉट के साइज को चेक करना हो, ऐसे केसेज में हमारा इसका यूज किया जाता है टेलीस्कोपिक गेज का। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सतह के पास टूटे हुए, ठीक है, स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? देखिए इजी आउट मेथड को हम लोग एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं, स्टड एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। इजी आउट को क्या? स्टड एक्सट्रैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, मेकिंग ड्रिल होल, देखिए जो पहला इजी आउट या फिर स्टड एक्सट्रैक्टर, वो ये वाला फिगर है, यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है ना, वो उसका इजी आउट है, स्टड एक्सट्रैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सट्रैक्टर है। स्टड मतलब अगर मान लीजिए कहीं पे स्टड हमारा किसी जॉब में लगाया गया था और स्टड टूट गया, तो अब उसे बाहर कैसे निकाला जाए? तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्टड में हमने क्या किया, इसमें होल कर दिया। ये जो होल किया जाता है स्टड में ना, ये जो स्टड का डाया है, इसका आधा डाया, मतलब इसका व्यास, इस होल का व्यास कितना रहता है? स्टड के डाया का हाफ रहता है, आधा रहता है। तो हम लोग क्या करिए, हम लोगों ने स्टड में जो है होल कर दिया, होल करने के स्टड में हमने होल कर दिया, होल करने के बाद ये जो एक्सट्रैक्टर है, एक्सट्रैक्टर का ऊपरी हिस्सा कैसा है? तो स्क्वायर है, जिससे कि इसमें रिंच वगैरह लगा करके घुमाया जाता है। ये एक्सट्रैक्टर है, इजी आउट कहिए चाहे स्टड एक्सट्रैक्टर कहिए, यही हमारा एक्सट्रैक्टर।
एक्सट्रैक्टर मतलब निकालने वाला। तो आप क्या कह सकते हैं, इसको स्टड एक्सट्रैक्टर कह सकते हैं या इजी आउट कह सकते हैं। और ये हमारा स्टड था, स्टड टूट गया हमारा, इसलिए अब हम इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो कैसे निकालेंगे, तो हमने इसमें पहले होल कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ एरो दिखा गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इस पे इस टाइप से कटा हुआ है, तो इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, तो ये धीरे धीरे क्या होगा भाई, टेपर में ऊपर साइज बढ़ता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के इसमें टाइट हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा फिर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे, तो क्लॉकवाइज भाई टाइट होता है स्टड, एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ जब ये वाला हिस्सा इसमें टाइट हो जाएगा, तो ये स्टड इसके साथ घूमने लगेगा और इसको घुमा करके बाहर निकाल देगा। ठीक है। मेकिंग ड्रिल होल, देखिए ड्रिल होल बना करके ये वाला फिगर जो दिखा रखा है कि अगर कहीं पे क्या हो, जब हमारा जो स्टड है ना वो सतह के बराबर में टूट जाए, स्टड सतह के बराबर में टूट जाए, सतह के बराबर टूट जाए। जब स्टड हमारा सतह के बराबर में टूट जाता है, तो यहाँ पे हमारे और कोई प्रोसेस काम नहीं आ पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना स्टड का साइज है उससे थोड़ा कम डाया का हम लोग ड्रिल लेकर के उसमें देखिए पूरा ड्रिल कर दिए। ड्रिल करेंगे तो क्या होगा, जो स्टड है उसमें ड्रिल होगा, ड्रिल करने से वो मटेरियल टूट करके स्टड का बाहर निकल गया, तो आसानी से टूट जाएगा, फिर स्टड बाहर निकल आएगा। तो ड्रिल करके भी हम लोग स्टड को बाहर निकाल सकते हैं जब स्टड सतह के बराबर टूटा हो तब। प्रिक पंच का यूज कब करते हैं, तो देखिए ये वाला दिया हुआ, जब स्टड हमारा क्या हो, सतह के नजदीक टूट जाए, जो वो पूछा हुआ सतह के पास टूटे हुए, तो सतह के नजदीक या पास जब हमारा स्टड टूटता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिक पंच लेते हैं। देखिए लेकर के क्या किया जा रहा है, यहाँ लगा रहे हैं, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये घूम घूम के क्या होगा, स्क्रू पे तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ लगा हैमर से चोट लगाया, ऐसे हैमर से चोट लगा के इसको धीरे धीरे घुमा करके, उल्टा घुमा करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रिक पंच जब सतह के पास में टूटा हुआ स्टड निकालना हो तो। लास्ट में क्या है, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, ये वाला फिगर जो है यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच का है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, जब हमारे देखिए यहाँ पे क्या ये स्टड इस जॉब में लगा हुआ और स्टड टूट गया, इसे बाहर निकालना है, तो इसमें भी वही करते हैं कि जो इस स्टड का डाया है उसका हाफ, जो स्टड का डाया है ना, तो इसमें जो होल करेंगे इसका आधा होल करेंगे, इसका जो स्टड का डाया है इसके आधे व्यास का हम लोग सेंटर में होल कर देंगे। और देख रहे हैं ये हमारा क्या है भाई, यूजिंग स्क्वायर टेपर, ये स्क्वायर है और आगे टेपर है, तो इसको फिर हम ऊपर से हैमर से चोट लगाएंगे, तो चूंकि टेपर है तो धीरे धीरे होल में जाएगा, एक जगह टाइट फिक्स हो जाएगा। जब टाइट फिक्स हो जाएगा तो हम लोग इस स्क्वायर वाले में क्या करेंगे, इसमें टैप रिंच लगाएंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये अपने साथ स्टड को भी घुमा करके खोल करके बाहर निकाल देगा। तो ये सब हो गया, जब स्टड वगैरह टूट जाते तो उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए, तो ये सारे मेथड थे। अगला कह रहा है कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोड कितना होता है। काउंटर सिंक हेड स्क्रू, जिसका हेड हमें छुपाना होता है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंकिंग होल भी किया जाता है। देख रहे हैं ना, इसका हेड कैसा है, टेपर में है। इस स्क्रू का कैसा है, या ऐसे ऐसे टेपर में है, काउंटर सिंक है। ठीक है, तो इसके लिए काउंटर सिंक हमें पार्ट में क्या करना होता है, जो हमारा पार्ट होता है तो इसमें सीधा होल रहता है, तो सीधा होल ना करके काउंटर सिंकिंग वाला होल भी किया जाता है इस तरह से, ताकि इसका टेपर वाला हिस्सा इसके अंदर आकर के बैठ जाए और उसका हेड बाहर ना निकले, प्रोजेक्शन बाहर ना निकले, इसमें छुप जाए। तो ये पूछा जो काउंटर सिंक हेड स्क्रू होता है तो इसका एंगल कितना होता है, तो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का 90 डिग्री एंगल होता है, हालांकि मैंने पीछे ये बताया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोड का क्या नाम। देखिए ये ड्रिल बिट है और ये पूछ रखा है कि ये कौन सा एंगल है, तो ये एंगल है किसके बीच, देखिए ये वाला हिस्सा हमारा फ्लैंक कहलाता है, तो ये फ्लैंक के बीच में है, फ्लैंक हो गया। और ये कहाँ है, तो देखिए ड्रिल की एक्सिस है और ड्रिल की एक्सिस की लंबवत लाइन खींची गई है, कहाँ है, फ्लैंक, फ्लैंक। ये एंगल कहाँ बन रहा है, तो ये एंगल फ्लैंक और ड्रिल एक्सिस, ये ड्रिल की एक्सिस है, इसके लंबवत लाइन खींची गई है ना 90 डिग्री पे ना, तो फ्लैंक और ड्रिल एक्सिस की लंबवत रेखा के बीच, एक्सिस के लंबवत रेखा के बीच कोण है, लंबवत रेखा के बीच। ठीक है, फ्लैंक और ड्रिल एक्सिस के लंबवत रेखा के बीच में ये जो कोण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्या, लिप क्लियरेंस एंगल। यह क्लियरेंस एंगल जितना ज्यादा होगा तो हमारी कटिंग एज तो उतनी नुकीली होती है, लेकिन ड्रिल बिट हमारा उतना कमजोर होता है। और क्लियरेंस एंगल जितना कम होगा, आपका क्लियरेंस एंगल जितना कम होगा, ड्रिल जो होगी हमारी उतनी अधिक मजबूत होती है, लेकिन उसकी कटिंग एज की धार थोड़ी कम होती है। क्लियर हुआ। चीजल एंगल क्या है भाई, जो हमारा चीजल एंगल दे रखा है तो, और ठीक है ये वाला जो ऑप्शन है चीजल एंगल, चीजल एज एंगल, या इसको वेब एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो नाम है इसका, चीजल एज एंगल या फिर वेब एंगल, दोनों नाम जानते रहे, आप लोग को नाम जरूर जानना दोनों। यह कहां बनता है, तो देखिए किसी भी ड्रिल बिट में नीचे से देखा गया है,
ड्रिल बिट का क्या, नीचे वाला हिस्सा, नीचे से आप ये जो बना हुआ फिगर कौन सा है, नीचे से है, तो ये देखिए फ्लैंक वाला हिस्सा हो गया और ये फ्लूट कटा हो गया, तो इसीलिए देखिए ये एक भरा हुआ हिस्सा, ये फ्लैंक वाला हिस्सा हो गया और ये फ्लूट वाला हिस्सा है, खाली है, दो फ्लूट हो गए, खाली हिस्सा और ये भरा हुआ हिस्सा, तो नीचे से बनाया गया है ड्रिल बिट के, कहां से, नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे यह जो धार टाइप ऐसे बना होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चीजल एज कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चीजल एज बोलते हैं। तो ये हमारा चीजल एज हो गया, तो एंगल क्या बन रहा है, तो चीजल एज, और यह क्या हो गया हमारा, यह जो हमारा, ठीक है, देखिए ये नीचे वाला हिस्सा बना रखे ना, तो ये चीजल एज होगी और ये ड्रिल वाला हमारा हो गया, तो इनके बीच में ये एंगल हमारा बन रहा है, ठीक है, किसके, चीजल एज और ये देखिए लिप, क्योंकि ये कटिंग एज कह सकते हैं, लिप, यही लिप है ना, जब ये घूमेगा तो यही कटाई करता है, तो लिप के बीच में और चीजल एज के बीच में, कहा, लिप और चीजल एज हो गया के बीच, ये जो एंगल बनता है ना, लिप और चीजल एज के बीच ये जो एंगल बनता है, यही हमारा क्या होता है, यही होता है हमारा चीजल एज एंगल या वेब एंगल भी कहते हैं, ये वाला फिगर है उसका, ठीक है। चलिए क्लियर है। अगला क्या है हमारा, देखिए पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल को हम लोग कटिंग एंगल के नाम से भी जानते हैं, यही हमारा काटने वाला भी एंगल होता है, पॉइंट एंगल कहिए या कटिंग एंगल कहिए, देखिए दोनों नाम जरूर जानते रहिए किसका क्या क्या नाम है, पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल। तो ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ना, देखिए ये हमारा एक लिप हो गया, एक लिप हो गया, तो दोनों लिप के बीच का एंगल कहिए, यही दोनों हमारा कटिंग एज भी है ड्रिल का, तो दोनों कटिंग एज या लिप के बीच ये जो एंगल पूरा बनता है, यही हमारा क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है या कटिंग एंगल होता है। ये जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये एंगल 118 डिग्री वाला यूज करते हैं, ठीक है। कितने डिग्री वाला यूज किया जाता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वो यूज किया जाता है 118 डिग्री वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए चीजल एज वाला भी हो गया हमारा, इसका देखिए इसका भी एंगल रहता है 120 डिग्री से 135 डिग्री के बीच। चलिए तीनों हो गया हमारा, बचा क्या हमारे पास, रेक एंगल बच गया। देखिए रेक एंगल, तो रेक एंगल का देखिए मैंने ये फिगर ले रखा है, रेक एंगल, रेक एंगल के भी दो तीन नाम है। रेक एंगल को हम लोग फ्लूट एंगल के नाम से भी जानते हैं, हेलिक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेक एंगल को हम लोग फ्लूट एंगल के नाम से भी जानते हैं, फ्लूट एंगल, और हेलिक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं, फ्लूट एंगल या हेलिक्स एंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी का देखिए फिगर यह भी है, और इधर भी मैंने ये ले रखा है कि एक सिंगल में, कि देखिए इसमें क्या होता है, जो ड्रिल की एक्सिस होती है और ये फ्लूट कटा हुआ है, तो ड्रिल की एक्सिस और फ्लूट के बीच, कहा, ड्रिल एक्सिस, ड्रिल एक्सिस और फ्लूट के बीच जो कोण होता है हमारा, फ्लूट के बीच का जो कोण होता है ना, वो हमारा क्या होता है, रेक एंगल होता है, ठीक है। या फिर कह लीजिए हेलिक्स एंगल होता है, या फिर फ्लूट एंगल कह लीजिए। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हमारा जो हेलिक्स एंगल है किससे बनता है, तो हम देख रहे हैं चाहे रेक एंगल है, तो रेक एंगल हो गया यह, और हमारा क्या होता है, इसी का परिधि वाला जब ले लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं, हेलिक्स एंगल कहने लगते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो रेक एंगल है, हेलिक्स एंगल कहाँ होता है, तो इसके परिधि पर, पेरीफेरी मतलब परिधि पर होता है। तो हेलिक्स एंगल या कह लीजिए रेक एंगल से हमारा क्या बनता है, हेलिक्स एंगल बनता है। या हेलिक्स एंगल, रेक एंगल और फ्लूट एंगल क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो समझ में आया, ड्रिल की एक्सिस, या ड्रिल की एक्सिस हो गया, ड्रिल की एक्सिस और फ्लूट के बीच का कोण। और अभी आगे आएगा तो मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ये देखिए हमारा सब क्या है, हेलिक्स एंगल है, वो भी अलग अलग टाइप की। इसके आगे H लिखा हुआ है, या N लिखा हुआ है, या S लिखा हुआ है। इसका जो एंगल होता है 10 से 13 डिग्री होता है हार्ड वाले का। ये किसके लिए होता है, हार्ड मटेरियल के लिए होता है। H का मतलब हार्ड मटेरियल के लिए, ठीक है। इसका एंगल 10 से 13 डिग्री रहता है, हार्ड मटेरियल हो या टेंसियस मटेरियल हो, टेनेसियस, ठीक है। और N वाला का मतलब नॉर्मल मटेरियल के लिए, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल लो कार्बन स्टील है उसके लिए होता है। इसका एंगल 18 से 30 डिग्री रहता है, ठीक है। और वहीं पे बात किया जो एस है, एस का मतलब ये 35 से 40 डिग्री के लिए होता है, इसका एंगल रहता है एस वाले का। इसका मतलब तो सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट हो आपका मटेरियल हो, ठीक है, या फिर टफ हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एस वाला। एच एंड एस अलग अलग नाम से आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला फिर उसी टाइप से कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। ये चीज देखिए भी मैं आपको बता रहा था ना
कि ड्रिल बिट में जो हेलिक्स एंगल होता है वो किस कोण से बनता है। तो हमने देखा कि हेलिक्स एंगल किससे, रेक एंगल, जो फ्लूट और ड्रिल एक्सिस के बीच का एंगल था वही हमारा हेलिक्स एंगल था, और वही हमारा क्या था, रेक एंगल था, और उसी के रेक एंगल की परिधि पर जो एंगल था वही हमारा हेलिक्स एंगल था। मतलब रेक एंगल से हमारा हेलिक्स एंगल बन रहा था, इसलिए हम लोग रेक एंगल या हेलिक्स एंगल या फ्लूट एंगल तीनों को एक ही नाम दे रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा हेलिक्स एंगल किससे बन रहा था, रेक एंगल से बन रहा था। किससे बन रहा था, रेक एंगल से बन रहा था। ये देखिए आपके सामने है, हेलिक्स एंगल किससे बनता है, रेक एंगल था। मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें हार्ड वाला होता है, नॉर्मल वाला होता है और शाफ्ट वाला होता है। ठीक है, हार्ड वाले में 10 से 13 डिग्री, नॉर्मल वाले में 18 से 30 डिग्री का रहता है एंगल, और शाफ्ट वाले का जो हमारा रहेगा रेक एंगल वो कितना रहेगा, 35 से 40 डिग्री रहेगा। जो हार्ड वाला एंगल है यहाँ पे 10 से एच वाला जो है, यह हार्ड मटेरियल के लिए, हार्ड या टेंसियस मटेरियल के लिए, नॉर्मल वाला नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, और सॉफ्ट वाला हमारा एस से जो है ये सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। आई बात समझ में, यस से क्या हो गया, सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। ठीक है, जबकि एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील के लिए। जबकि यहीं पे बात किया जाए एच, एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब हो गया हार्ड एंड टेनेसियस मटेरियल के लिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर बाकी आप लोग जानते ही हैं भाई, पॉइंट एंगल क्या, अभी हमने पीछे बताया था, जो ड्रिल के दोनों लिप के बीच या ड्रिल के दोनों कटिंग एज के बीच जो ये हमारा पूरा एंगल बनता है, ये हमारा क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है, या कटिंग एंगल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल या फिर कटिंग एंगल भी बोलते हैं। इसका एंगल जनरली हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं वह 118 डिग्री वाला यूज करते हैं। चीजल एज एंगल, यह भी हमने बात किया था कि ये जो ड्रिल है हमारा, ये चीजल एज हो गई, क्या हो गई, चीजल एज। तो चीजल एज और लिप के बीच, चीजल एज और लिप के बीच में ये जो एंगल बनता है चीजल एज एंगल होता है। ये एंगल जनरली हमारा 120 डिग्री से 135 डिग्री होता है। ठीक है, और क्या बच गया आपका, क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल हमने पीछे देखा था, उसका फिगर यह वाला है। क्या था, ड्रिल की जो एक्सिस, ड्रिल की एक्सिस के लंबवत हमारी लाइन खींची गई थी, और फ्लैंक, ड्रिल की एक्सिस के लंबवत रेखा और फ्लैंक के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। यह जनरली हमारा क्या रहता है, 8 से 15 डिग्री वाला यूज होता है, क्योंकि 8 से 12 दिया रहता है। ठीक है, एल्युमिनियम और सॉफ्ट, एल्युमिनियम के लिए पूछ दिया, माइल्ड स्टील के लिए कई बार पूछता है क्लियरेंस एंगल कि एल्युमिनियम और या माइल्ड स्टील के लिए, एल्युमिनियम या माइल्ड स्टील के लिए हमारा क्लियरेंस एंगल कितना होता है, तो 12 डिग्री से 15 डिग्री होता है। इस चीज को भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि रीमर का उपयोग क्या है। भाई रीमर का काम क्या है, रीमर क्या करता है, रीमिंग मतलब किसी होल की रीमिंग करता है। होल की रीमिंग करना मतलब किसी भी होल को फिनिश करना, उसको समतल बनाना, उसको एक्यूरेट साइज में ले आना। रीमर का काम है किसी भी होल को फिनिश करना, उसको स्मूथ बनाना, चिकना बनाना, और उसके फिनिश साइज तक ले आना। यही काम क्या होता है, रीमर का होता है। यहाँ दिखाया गया कि यहाँ पे होल किया गया, इसमें हम लोग हाथ के द्वारा रीमर को घुमा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीमिंग कर रहे हैं, रीमिंग प्रोसेस किया जा रहा है। तो वही पूछा है कि रीमर का उपयोग क्या है। तो देखिए ऑप्शन लास्ट में दिया हुआ है कि ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करना, कि सही साइज में फिनिशिंग टू करेक्ट साइज में फिनिश करेगा जो ड्रिल किया गया होल है उसको। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है टाइप एन टिप्स ड्रिल का उद्देश्य क्या है। देखिए हमने आपको तीनों बताया था कि टाइप एच, या पहला क्या है, टाइप एच हो गया, या टाइप एन हो गया, और या टाइप एस हो गया। टाइप एच वाला मैंने बताया था, इसका एंगल जो होता है वह क्या होता है, टाइप एन वाला पूछा ना, ठीक है। टाइप एच वाले का जो एंगल होता है वह 10 से 13 डिग्री होता है। टाइप एन वाले का जो एंगल होता है वह 18 से 30 डिग्री होता है। और जो टाइप एस वाला होता है इसका एंगल जो होता है 35 से 40 डिग्री होता है। तो सबका एंगल भी बता दिया कि एंगल भी पूछे तो दिक्कत ना हो। बाकी कौन सा कहां यूज किया जाएगा मैंने आपको बताया ही था। जो टाइप एच होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, हार्ड मटेरियल के लिए। तो हार्ड मटेरियल के लिए कौन सा यूज होता है, टाइप एच यूज होता है। कौन सा, टाइप एच। हार्ड एंड बताया था ना, हार्ड एंड टेनेसियस मटेरियल के लिए टाइप एच वाला। एन वाला किसके लिए यूज होता है, तो नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए। और यहाँ क्वेश्चन पूछा भी था टाइप एन टिप्स ड्रिल का उद्देश्य ये किसके लिए है, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। नॉर्मल को लो कार्बन स्टील के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइप एन वाला।
ठीक है, या आसान भी है, जो चीज लिखा वही है ना। नॉर्मल, एन से नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल लो कार्बन स्टील, एच से हार्ड हो गया तो हार्ड के लिए, और एस से क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो यह किसके लिए हो जाएगा, सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए होगा। तो यह जो दिया यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, इसके लिए कौन सा यूज किया जाएगा, टाइप एस यूज किया जाएगा। तो इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। टाइप एच, एच से हार्ड हो जाएगा। टाइप एन, एन से नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए। टाइप एस, एस से सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको, ठीक है। अगला कह रहा है कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। कौन सा इसमें से रीमर है जिसकी लंबी टेपर लीड होती है। शायद ये आपके निम्न वाले क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं सही बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा, तो जो हमारे पास देखिए मेन हमें डिफरेंस ध्यान रखना, हैंड रीमर और मशीन रीमर में। जो हैंड रीमर होते हैं उसके टेपर लीड जो होते हैं लंबे होते हैं, अभी मैं फिगर में दिखाऊंगा। अभी हैंड रीमर का टेपर लीड लंबा होता है और मशीन रीमर का टेपर लीड छोटा होता है। हैंड रीमर के जो टैंग होते हैं वो स्क्वायर आकृति के होते हैं, और मशीन रिमर के जो टैंग होते हैं चपटे होते हैं। हैंड रिमर के जो सैंक होते हैं वह पैरेलल सैंक या स्ट्रेट सैंक होते हैं। मशीन रिमर के जो सैंक होते हैं वो टेपर सैंक होते हैं। तो हैंड रिमर, मशीन रिमर में यह तीन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको आसान हो जाएगा। देखिए हैंड रिमर तो यह जो फिगर है हमारा हैंड रिमर का, मशीन रिमर तो यह वाला जो फिगर है मशीन रिमर का। दोनों के डिफरेंस आप सामने देख सकते हैं। पहला क्या डिफरेंस मिला कि यह क्या हो गया, यह टैंग हो गया इसका और यह इसका, दोनों का यह टैंग हो गया। क्या हो गया, टैंग हो गया। टैंग में फर्क क्या है आप देख रहे होंगे, इसका टैंग कैसा है, हैंड रिमर का टैंग जो है वो स्क्वायर है। कैसा है, स्क्वायर है, क्योंकि भाई इसमें तभी तो टैप रिंच लगा करके घुमाएंगे, स्क्वायर आकृति का रहेगा, इसका टैंक स्क्वायर आकृति का रहेगा, तभी तो आप उसमें रिंच लगा घुमा पाओगे। तो इसीलिए हैंड रिमर, क्योंकि हाथ से घुमाना है हैंड रिमर, मशीन रिमर मतलब मशीन में चलना है, तो हैंड रिमर है तो इसका टैंक स्क्वायर है। मशीन रिमर का टैंक कैसा है तो देख रहे हैं, इसका टैंक कैसा है, चपटा है। अब सैंक की बात करते हैं, यह और यह दोनों क्या हो गए, इनके सैंक हो गए। इसका सैंक कैसा है तो देखिए स्ट्रेट है, इसका सैंक कैसा है, स्ट्रेट है, जबकि इसका सैंक देखिए नीचे चौड़ा ऊपर पतला, कैसे टेपर है। तो इसका सैंक कैसे होता है, टेपर रहता है, क्योंकि इसको मशीन में यूज करता है ना। जैसे ड्रिल बीट क्या होती है, ड्रिल बीट की भी सैंक टेपर रहती है क्योंकि उसको मशीन पाया जा सके, तो वैसे इसका भी जो हमारा क्या होता है सैंक होता है वो टेपर रहता है। डिफरेंस समझ में आया। हैंड रिमर का टैंक कैसा है, देखिए ये मशीन रिमर का फिगर है, किसका फिगर है, मशीन रिमर का। तो हैंड रिमर का टैंक स्क्वायर और मशीन रिमर का टैंक चपटा। हैंड रिमर की टैंक स्ट्रेट, मशीन रिमर का टैंक टेपर। अब बात बची क्या, टेपर लीड की। तो हैंड रिमर का टेपर लीड देखिए, टेपर कितना है तो देखिए यहां से लेकर यहां से सीधा हो गया, इतना हिस्सा टेपर किया गया इधर और इतना हिस्सा इधर, इतना लंबा टेपर किया गया। जबकि मशीन रिमर में देखिए, मशीन रिमर में थोड़ा सा यहाँ टेपर है, थोड़ा सा बहुत थोड़ा थोड़ा टेपर है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखेंगे उसमें क्लियर दिखेगा। इसमें इतना लंबा लंबा टेपर है, इसमें बहुत जरा सा टेपर किया गया है। तो वही पूछा था कि टेपर लीड किसकी ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं भाई हैंड रिमर वाले में टेपर लीड ज्यादा दिया गया है। तो वही आपका आंसर क्या सही होगा, कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होगा, हैंड रिमर में होगा, मशीन रिमर में बिल्कुल थोड़ा सा है। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। बचे क्या, सॉकेट रिमर और हेलिकल फ्लूटेड रिमर। कौन सा बचा, सॉकेट और हेलिकल फ्लूटेड। तो यह जो फिगर आपको दिख रहा है ना, यह सॉकेट रिमर का है। किसका है, यह वाला फिगर हमारा सॉकेट रिमर का है। सॉकेट रिमर कहां यूज किया जाता है, कहीं आंतरिक मॉर्स टेपर, किसी होल में अगर मॉर्स टेपर कटा हुआ हो उसके फिनिशिंग के लिए सॉकेट रिमर यूज करते हैं। किसके लिए, आंतरिक मॉर्स टेपर की फिनिशिंग के लिए, मॉर्स टेपर की फिनिशिंग के लिए। लास्ट हमारा क्या है, हेलिकल फ्लूटेड रिमर। तो ये वाला फिगर हमारा किसका है, हेलिकल फ्लूटेड रिमर का है। इसका यूज कहां किया जाता है, किसी कीवे की फिनिशिंग करना, कहीं हमारा क्या हो, वो लोग कीवे कटा हुआ है या फिर किसी होल में कोई विशेष प्रकार की लाइनें खींची गई है, उनका हमें क्या करना है, हमें करना है उनका फिनिशिंग। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं हेलिकल फ्लूटेड रिमर। किसके लिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कीवे वगैरह की फिनिशिंग के लिए। ठीक है, कीवे वगैरह की फिनिशिंग करना होगा तो हेलिकल फ्लूटेड रिमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। कह रहा पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। देखिए पीछे आपने जो भी रिमर देखा, हैंड रिमर देखा, नॉर्मल रिमर थे, उसमें दांते लास्ट में कटे हुए थे, किसी में नीचे पायलट नहीं था। इसमें देखिए इसमें दांते कटे, लेकिन दांते कटने के बाद ये नीचे एक अलग हिस्सा दिया गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं।
पीछे वाले फिगर में देखिए किसी भी रिमर में उस टाइप से पायलट था नहीं, लास्ट वाला सिरा सबका क्या था, दांता कटा हुआ, वहां पे समाप्ति हो जा रही थी। लेकिन इस रिमर में हम लोग देख रहे हैं दांते यहाँ तक कटे हुए हैं, इसके नीचे फिर क्या है, पायलट है। तो यही पूछ रहा है कि जो हमारा पायलट के साथ हैंड रिमर होता है तो उसमें पायलट का काम क्या है, पायलट क्यों दिया होता है इस हैंड रिमर में, ऐसा था तो ये पायलट अलग से क्यों दिया हुआ है। तो ये पायलट का काम होता है कि जब हम हैंड रिमर क्या करते हैं, कहीं किसी होल में करना होता तो होल के अलाइंड हो सके, होल के सेंट्राइज्ड, होल के केंद्र की सीध में हमें रिमर को रखने के लिए इस पायलट की मदद पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसमें क्या है, ये हमारे पास जॉब है, जॉब में यह होल है, इस होल का हमें क्या करना है, हमें करना है रिमिंग। तो अगर आप डायरेक्ट इसके क्या, अगर यह नहीं रहता यहाँ पे पायलट नहीं रहता, डायरेक्ट इसके दांते आ जाते हैं, तो हमें इसको बड़ा मेहनत से यहाँ पे सेंटर करना पड़ता और चलाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर होता तो एक साइड ज्यादा काटता कम काटता, तो हमें बिल्कुल सही से इसको सेंटर में होल के चलाना पड़ता है। तो यह आराम से सेंटर में हो जाए, इसके लिए क्या होता है, या आगे पायलट लगा दिया जाता है। यह पायलट क्या होगा, देख रहे दांते से थोड़ा कम साइज का, यह पायलट सीधे होल के अंदर चला जाएगा। पायलट कहाँ जाएगा, ऐसे पायलट हमारा कहाँ जाएगा, तो पायलट हमारा सीधा ऐसे होल के अंदर आ जाएगा, पायलट ऐसे एंट्री कर जाएगा होल के अंदर। ठीक है, इतना ऐसा होल के अंदर चला गया। अब ऊपर से हमारे क्या होंगे, दांते कटे हुए भाग आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या होंगे, हमारे दांते कटे हुए, इस तरह से रीमर के दांते कटे हुए भाग आ जाएंगे। तो पायलट हमारा क्या हुआ, पायलट हमारा सीधे होल के अंदर चला जाता है। जब ये पायलट होल के अंदर चला जाएगा तो यह जो ऊपर की रीमर का भाग है यह आसानी से सेंट्रलाइज हो जाएगा, मतलब रीमर को होल के केंद्र के साथ आसानी से रखने के लिए पायलट काम करता है। पायलट का सिर्फ यही काम है कि यह जो रीमर है इसको सेंट्रलाइज रखेगा, होल के साथ कंसेंट्रिक रखेगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा था कि पायलट के साथ क्या है, कि होल का आकार सही रखे नहीं, होल से बर को दूर रखे नहीं, रीमर को सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करे, इससे भी नहीं मतलब है। रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए, कंसेंट्रिक मतलब उसी सीध में उसी के दोनों का सेंटर, इसका जो सेंटर है और रीमर का भी सेंटर, दोनों का सेंटर, होल का सेंटर रीमर का सेंटर, दोनों का सेंटर एक हो जाए तो कंसेंट्रिक कहलाएगा। तो दोनों का सेंटर एक हो सके इसीलिए क्या होता है, आगे पायलट होता है, पायलट होल के अंदर चला जाता है और दोनों सेंटर को एक सीध में कर देता है, जिससे कि होल की फिनिशिंग सही से हो पाती है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्या डी वाला, कि रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ, रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक रखने के लिए, एक चीज में रखने के लिए हम लोग पायलट वाला यूज करते हैं। ठीक है, जो हैंड रिमर में पायलट दिया होता है इसका यही यूज होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी और चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।